राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं संदीप भाई, संदीप आर के सिंह जी। संदीप भाई राम राम। राम राम बाबा जी, कैसे हैं आप? आपके दर्शनों को भी प्रणाम। संदीप भाई, आपने ध्यान दिया होगा, दर्शकों ने भी ध्यान दिया होगा, आज से 3 4 5 4 1 महीना पहले 5 4 5 महीना पहले अचानक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पोस्टें वंदे भारत के खिलाफ, ट्रेन के खिलाफ आना शुरू हुई। देखो ये तो खाली चल रही है, गरीब आदमी के पैसे से अमीरों की ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि एकदम खाली जाती है। जनरल में अमीर जो है ऐश करके खाली ट्रेन में 4 आदमी लोग ट्रेवल कर रहे हैं, और इधर जो है जनरल क्लास में जो है बेचारा आदमी भेड़ भूसे की तरह भर के जा रहा है। वंदे भारत बंद करो, जनरल चलाओ। ये एक अभियान चला, 3 4 महीना खूब चला। उससे पहले आपको याद होगा कि टोल टैक्स के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त अभियान चला था। ये टोल टैक्स बहुत बड़ी लूट है। कहने का मतलब, अगर टोल टैक्स के खिलाफ अभियान चल रहा है, इसका मतलब जो भी ये 4 लेन 6 लेन 8 लेन एक्सप्रेसवे के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जी। या पुल भी अगर बनता है, अगर किसी नदी पे पुल बनता है तो उस पर भी टोल टैक्स लगता है। हम्म, तो ये टोल टैक्स के खिलाफ एक अभियान चलवाया। हम्म, अभी लेटेस्ट जो अभियान मैं देख रहा हूं एथेनॉल के खिलाफ चल रहा है। अभी शुरू हुआ है, 1 हफ्ते से शुरू हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा, एथेनॉल से इंजन बर्बाद हो जाता है, गाड़ी बर्बाद हो जाती है, तो सरकार की सरेआम लूट है। हम्म, अभी गडकरी जी का परसों नरसों किसी का वो जो समिट्स नहीं होते, हम्म, चैनल्स कराते हैं, उसमें उन्होंने हम्म, स्पष्ट कहा कि 22,000 करोड़ का हमारा टोटल इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। हम्म, ये विदेशी मुद्रा हमको कैश देनी पड़ती है अपने देश की फ्यूल की जरूरतों को, और दूसरी बात है कि हम उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। कल को भगवान ना करे कोई संकट आ जाए, कोई बात हो जाए, है कोई हम्म, लंबा ऐसा कुछ चल जाए, तो हमें देश में फ्यूल का क्राइसिस हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक टारगेट बनाया कि साहब 20% पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स किया जाए। हम्म, और इस टारगेट को भारत ने समय से पहले अचीव कर लिया। जी। और अब जो है वो 32% बढ़ा दिया गया है कि टोटल पेट्रोल, टोटल हमारा जो भी फ्यूल है उसमें अभी फिलहाल 20% है, जो कि बढ़ा के 32% किया जाएगा। कल को भगवान न करे ऐसी कोई मुसीबत आ जाए, तो अगर हमारे देश में कुल 100 लीटर पेट्रोल की हम्म, खपत होती है साल में, तो हम्म, उसमें से 32 लीटर हमारे पास अपना होगा। हम्म, कल को कोई मुसीबत आ जाए तो ठीक है, मेरी आपकी गाड़ी बेशक खड़ी हो जाए, आर्मी का ट्रक नहीं ना खड़ा होगा सर। हम्म, क्यों? हम्म, अगर एथेनॉल का हमारा अपना प्रोडक्शन है, प्लस एथेनॉल का जो सबसे बड़ा फायदा, जो कि मैंने अपनी आंख से देखा, मुझे हम्म, अच्छी तरह याद है, मेरे कुछ मित्र हैं जो कि मक्की की ट्रेडिंग करते हैं पंजाब में। मक्की के सीजन में मक्की की बड़ी, मतलब हजारों टन, हजारों ट्रक हम्म, मक्की मार्केट से खरीदते हैं। उनके पास बहुत बड़े बड़े गोदाम हैं, उनमें स्टोर करते हैं और उसके बाद साल भर उसको बेचते हैं। 12 13 रुपया किलो का रेट होता था पंजाब में, आज से 4 साल पहले 12 13 रुपया। बिहार में तो 9 रुपए तक मिल जाती थी, हम्म, एमपी में, बिहार में, इधर। आज की तारीख में सर पता है क्या है? सीजन में 22 रुपए, 1 महीने बाद 24, और इस वक्त 26 रुपए का रेट है। आप सोच के देखिए कि जो किसान अपनी मक्की 9 रुपए और 12 रुपए बेच रहा था, आज उसकी मक्की 24 रुपए बिक रही है।
आखिर जब 12 रुपए बेचता था उसमें भी तो कुछ कमाता ही था, तभी तो मक्की की खेती करता था। वही किसान अगर सर 24 रुपए मक्की बेच रहा है, उसके बाद सुनिए, पहले सरकार ने एथेनॉल के लिए गन्ने गन्ने के रस का उपयोग मना कर दिया था, अब उसको अलाउ कर दिया कि आप गन्ने से भी एथेनॉल बना सकते हैं। इसके अलावा और जितने भी एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस भी प्रोडक्ट में स्टार्च है, शुगर है, उससे आप एथेनॉल बना सकते हैं। तो सर ये कौन सी लॉबी है जो भारत में एथेनॉल का विरोध कर रही है? किसके इशारे पे कर रही है, क्यों कर रही है, इसका लक्ष्य क्या है? और बहुत से तो ऐसे में लोग देख रहा हूं इतने मूर्ख हैं जो इस कुत्सित षड्यंत्र को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये भारत की फ्यूल में जो आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है भारत का, और भारत के किसानों को समृद्ध करने का, दो चीज गडकरी ने बोल दिया है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें 4 to 6% माइलेज का लॉस हो सकता है, नई वाली में वो भी नहीं होगा, क्योंकि नई वाली गाड़ियां जितनी भी हैं, और एक मिनट, अरे भैया आज की गाड़ियों में जो पुरानी गाड़ियां हैं 15 साल पुरानी, वो कंप्लायंट नहीं है। आज से 10 साल बाद तो 100% गाड़ियां कंप्लायंट होंगी। आज से 10 साल बाद जो गाड़ियों के लिए इंजन बनेंगे वो 100% एथेनॉल से चलेंगे। अभी इंडिगो की एक फ्लाइट प्योर एथेनॉल से उड़ी, आपको पता है? प्योर एथेनॉल से हवाई जहाज उड़ा है। तो कौन लोग हैं सर? और ये षड्यंत्र भारत के खिलाफ है, और हम अपने उस शत्रु को पहचान नहीं पा रहे। भाई कौन लोग हैं जो भारत में बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही है, इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, रेल लाइनें बन रही हैं, रोड्स बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रही हैं, उनका विरोध टोल टैक्स के नाम पे कर रहे थे? सर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपको बिल्कुल याद होगा कि जब हम लोग 20 साल 25 साल पहले अभी पूर्वांचल में रहे और हम लोग यहाँ रहे उत्तर प्रदेश में, बाकी अन्य प्रदेशों में भी क्या रोड्स की स्थिति थी सर? लखनऊ से यदि दिल्ली जाना हो तो लखनऊ से पहले उत्तर जाइए, सीतापुर, सीतापुर शाहजहांपुर, शाहजहांपुर बरेली, बरेली से फिर पश्चिम लीजिए, क्या कहते हैं, फिर हापुड़, मुरादाबाद, इससे रामपुर करते हुए फिर आप जो है गाजियाबाद करते हुए दिल्ली पहुंचते थे। या दक्षिण से जाना होता तो लखनऊ से कानपुर, कानपुर से, अच्छा ये सब सिंगल रोड थी सर। कानपुर 9 वाली से फिर भी 12 जीटी रोड घंटे थी। हाँ, मिनिमम मिनिमम। और 9 से उसमें जो 12 है, घंटे मिनिमम। हाँ मैं रूट क्यों बता रहा हूँ सर, लखनऊ से पूरा दक्षिण जाइए, कानपुर और सब फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा के अंदर घुसते हुए निकलिए, और उसके बाद फिर आगरा, मथुरा, पलवल, फरीदाबाद और फिर बदरपुर बॉर्डर से आप दिल्ली घुसते थे। ठीक है। और गोरखपुर जाने में भी बीच में बहुत सारे आपके सिंगल रोड से ट्रकें भी चल रही हैं, उसी में वो भी थे, क्या कहते हैं, रेलवे ट्रैक्स भी थे, उसमें फाटक होता था तो उसमें जाम लग जाता था। 10-10 घंटा गोरखपुर जाने में लगता था सर, लखनऊ में 9 घंटा मिनिमम। अटल जी जब आए तो उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम शुरू की। ये क्यों ये रोड इस तरीके से होती थी? क्योंकि यह पूर्ण रूप से सरकार का खर्चा होती थी, कि सरकार को इस पे खर्चा करना है, तो सरकार के पास बजट, भाई नेहरू जी ने तो कमाने भी नहीं दिया ना कि आदमी व्यापार करने देते। लाइसेंस, कोटा, परमिट राज में सबकी गर्दन पकड़ रखी थी, तो आदमी ना व्यापार कर पा रहा है ना कुछ पैदा कर पा रहा है, तो टैक्स कहाँ से दे, कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ से आएगा? सरकार के पास पैसा नहीं, तो उनके पास बजट भी कम, और उसके बाद नहीं है बजट, तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम नहीं होता था। अटल जी जब आते हैं तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर लाते हैं, और साथ में सर सबसे अद्भुत चीज की, इन्होंने उस रोड को प्रॉफिटेबल बनाया। वह अब सरकार का खर्चा नहीं थी, वह रोड टोल टैक्स के माध्यम से अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट, अपना ऑपरेशन मेंटेनेंस का पैसा स्वयं जनरेट कर सकती थी। जनता को कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया रोड मिली, हर गांव शहर के बगल से एक बाईपास निकला, हर क्या बोलते हैं, रेलवे फाटक पे एक ओवरब्रिज बना। अब आप गोरखपुर आसानी से 4 घंटे में पहुंच सकते थे। ठीक है। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर का कमाल था जो मैंने देखा अपने जीवन काल में। और अब तो एक्सप्रेस वे बन गया, तो अब तो 3-3.5 ही घंटा लगता है यहाँ से पूर्वांचल से। जब रोड्स प्रॉफिटेबल होने लगी
जब वह टोल के माध्यम से दिल्ली में सर, लखनऊ, नोएडा दिल्ली डीएनडी बना था, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट, तो प्राइवेट वालों ने बनाया, टोल लिया, लेकिन मैक्सिमम जनता ने उसका सदुपयोग किया, खूब किया। जाम लगता था पर फिर भी जनता उधर ही से जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देके बंद कराया कि अब आप टोल वसूली मत करिए, आपने बहुत कर लिया। खैर, जब रोड, कोई चीज सरकार का खर्चा होगी तब तक वह सरकार को, जनता को ट्रबल करेगी, सरकार उसमें पैसा डालने से बचती है। बजट के बहुत सारे प्रावधान होते हैं, लेकिन वही चीज स्वयं अगर प्रॉफिटेबल होने लगेगी, पीपीपी मॉडल पे बनने लगेगी, तो बहुत बढ़िया बनेगी, शानदार बनेगी, और उसमें बहुत सारी क्वालिटी एनहेंसमेंट्स होते जाएंगे जनता के लिए। ये नहीं चाहिए यहाँ के लोगों को, जिसको आप कह रहे हैं कि जनता को सुविधा मिल जाएगी तो जनता कंट्रोल कैसे की जाएगी। कोई चीजें अगर अपने आप स्वयं होने लगेंगी, प्रावधान सरकार का और प्राइवेट का एक अच्छा पार्टनरशिप होगा, तो प्राइवेट वाले को भी पैसा मिले। जैसे आपने मक्की का बताया, भाई सरकार चाहती है कि इथेनॉल जोड़ा जाए, क्यों जोड़ा जाए उसकी एक अलग कहानी है, वो भी आते हैं। पर मान लीजिए सरकार ने कह दिया कि हमको 20% इथेनॉल जोड़ना है, ठीक है, तो सरकार ने क्या किया कि जो वो खर्चा बाहर कर रही है, विदेशों से जो तेल लेने में पैसा खर्चा कर रही है, 100 रुपया अगर खर्चा कर रही है, लेट से वो 10 लाख करोड़ का तो मिनिमम इम्पोर्ट है सर, हर साल का सरकार का तेल के प्रति। तो 2 लाख करोड़ अगर वो बचाना चाह रही है अपना, और अपने ही किसान को देना चाह रही है, तो आपका किसान अगर अमीर हो जाएगा तो सर इससे कुछ लोग को तो तकलीफ होगी ना। आज तक तो किसान के नाम पे ही सरकार को घेरा जाता था। किसान ही जब फ्री हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, पैसा कमाने लगेगा प्राइवेट के माध्यम से, वह भी व्यापारी हो जाएगा, तो फिर आप किसान के नाम पे आंदोलन कौन करेगा? आड़ती क्या करेंगे फिर? खाली बैठ के ढपली बजाएंगे? इन लोग की समस्या है सर। वंदे भारत की आपने, और इथेनॉल की आपने बात की, इथेनॉल पे गवर्नमेंट क्यों कम करना, क्यों फोकस कर रही है, और क्यों अपना बाहर का जो तेल इंपोर्ट करती है उस पर क्यों अपनी डिपेंडेंस कम करना चाह रही है? सर आपको याद होगा एक बात चलती थी कि राम मंदिर बन जाएगा तो हमको विदेश से तेल मिलना बंद हो जाएगा, मुसलमान देश जो हमको तेल नहीं देगा। यही बात थी ना सर, ये यहाँ के कांग्रेस नेता कहते थे। या 26/11 के बाद हमने हमला कर दिया तो हमको जो है, पाकिस्तान चूंकि मुसलमान देश है तो हमको मुस्लिम देशों से भी कुछ जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती। क्यों? इन दो मैटर का क्या मतलब है आप इनसे, क्या बोलते हैं, हमारे तेल लेने से? क्योंकि जिसके हाथ में तेल है वो आपको दूसरे तीसरे चौथे तरीके से भी ब्लैकमेल कर सकता है। वो आपको सिर्फ तेल नहीं दे रहा, एक नॉर्मल व्यापार नहीं कर रहा, वो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो आपकी गर्दन पे पांव रखे हुए है। ठीक है। अब अमेरिका क्या करता है सर? अमेरिका की ताकत क्या है? सबसे बड़ी अमेरिका की ताकत क्या है? डॉलर। ये तो ताकत कहाँ से आती है? बहुत लोगों के माध्यम से पता चला, 1971 में ब्रेंटवुड एग्रीमेंट हुआ। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री थी इनसे कहा कि भैया तुम्हारा तेल दुनिया भर में सुरक्षित पहुंचाने की गारंटी मेरी, लेकिन तेल का ट्रेड करोगे सिर्फ और सिर्फ तुम डॉलर। उन्होंने कहा ओके। अब तेल का ट्रेड डॉलर में करना है तो भारत को भी डॉलर चाहिए, तो भारत भी अपना सामान डॉलर में बेचे। अमेरिका डॉलर छापता है और उसका कोई भी इन्फ्लेशन या महंगाई का असर अमेरिका में नहीं आता, वो बाकी दुनिया में पास ऑन हो जाता है। बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, है बड़ी डिटेल्ड बात ये। ठीक है। कहने का मतलब कि यदि तेल का ट्रेडिंग, बात सिर्फ तेल लेने और खर्च करने की नहीं है, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे तेल चाहिए। श्रीलंका में जब हालत खराब हुई तो पेट्रोल पंप बंद हो गए। यहाँ पे अगर पेट्रोल पंप, अगर अभी सर एक अफवाह चल जाए कि तेल खत्म है आज इस शहर में, आप देखिए सब लोग अपना टंकी भराने के लिए, मतलब जाम लग जाएगा पेट्रोल टंकी पे। ठीक है। लोग करते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे पूरी की पूरी समाज की व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, अगर वहां उस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी इफ बट लगता है। तो सरकार इससे डिपेंडेंस हटा रही, भारत की डिपेंडेंस हटा रही, भारत का ब्लैकमेल, भारत को ब्लैकमेल जो लोग दुनिया करती है ना, कि तुम्हारी एनर्जी रोक देंगे। अभी यूरोप को क्या दिक्कत है अगर मैं रशिया से तेल ले रहा हूं तो? नहीं, तुम नहीं लोगे। तो भाई भारत सरकार क्या कह रही है कि मैं अपने लोगों के भलाई के लिए उनको एक सही रेट पर तेल की व्यवस्था क्यों नहीं करूं? तुमको क्या तकलीफ है? तो बात तेल लेने देने की नहीं है, बात यह है कि सरकारों को कंट्रोल करने की, देश को कंट्रोल करने की। बात एक सिर्फ तेल के आदान प्रदान व्यापार की नहीं है। आप जब इथेनॉल पे आते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लीन स्वच्छ फ्यूल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी जनता को,
भारत को और ज्यादा इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। भारत क्यों नहीं अपनी एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट होगा सर? आपने बताया इथेनॉल से प्लेन उड़ाया सर, हाइड्रोजन से पूरी ट्रेन चलाई है अभी, हाइड्रोजन फ्यूल से। हाइड्रोजन पे बहुत काम हो रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ हाइड्रोजन जनरेशन का काम। तो जी, पॉइंट इज कि हम अपना, जी सर। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। जी ये जितने भी, जिन मामलों में भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है और जिन मामलों में भारत नई टेक्नोलॉजी, नया काम कर रहा है, या जो भारत के पारंपरिक उद्योग हैं, फॉर एग्जाम्पल, पीछे आपने एक बड़ा जबरदस्त अभियान चला भारतीय मिठाइयों के खिलाफ। है बहुत कंटेमिनेटेड मिठाई, जहर बेच रहे हैं, या है वह है, इतना किलो मावा नकली पकड़ा गया, है हो गया, हाउ हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिंथेटिक मिल्क नहीं बनता है, बनता है, 2-4% जरूर बनता है, पर अगर 5% देश में सिंथेटिक मावा, सिंथेटिक पनीर, सिंथेटिक मिल्क बन रहा है, इसका मतलब आप 95% मिल्क इंडस्ट्री को या मिठाई उद्योग को थोड़ी ना खारिज कर देंगे। पीछे आपने देखा होगा पनीर के खिलाफ, ये सारी सोशल मीडिया पे टारगेट पोस्ट आती है सर, पनीर के खिलाफ और घी के खिलाफ एक इतना जबरदस्त दुष्प्रचार चलाया गया। अब सुनिए, तर्क देखिए कि घी तो 2,000 रुपए किलो से नीचे बन ही नहीं सकता, तो आखिर 800 रुपए में कोई कैसे बेचता है? तो मैंने एक पोस्ट लिखी सर, बकायदा फेसबुक पे पोस्ट लिखी, बड़ी पॉपुलर हुई वो पोस्ट। लोगों ने कहा 380 रुपए किलो से नीचे तो पनीर बन ही नहीं सकता, कोई कैसे 250 रुपया 300 रुपया बेच देता है? उस पर भी मैंने कहा, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, मैंने हालांकि फेसबुक पे ये पोस्ट लिखी थी, मैंने अपने एक मित्र से जो कि पनीर खुद बनाते हैं, छोटे स्तर के हलवाई हैं पंजाब में, मैंने उनको पूछा, है क्या चक्कर है भाई तुम्हारा ये पनीर? बोले जी, पनीर बनाने के लिए जो बेस्ट मिल्क होता है या जो जरूरी होता है, उसमें 3.5 से 4% फैट अगर हो तो बढ़िया पनीर बनता है। गाय के दूध में इतना पनीर होता है, इतना फैट होता है। तो 3.5% फैट का दूध आज के रेट में गांव में जहां मिल्क प्रोडक्शन एरियाज हैं, वहां लगभग 30 रुपए किलो मिल जाता है। 7-8 रुपया प्रति % फैट का रेट है। हमारे पारोली सिकरवार जहां महाराष्ट्र में, वहां तो घर घर लोगों ने कलेक्शन सेंटर और मशीनें लगा रखे हैं। छोटी सी कंप्यूटराइज्ड मशीन आती है, उसमें आप अपना 20 ml दूध डालते हैं, वो बता देती है आपके दूध में इतना % फैट और इतना SNF है, और रेट भी निकाल देती है कि आपका ये दूध 37 रुपए लीटर हुआ, और दूध तोल के उसकी पर्ची निकाल देती है कि ये इतना 256 रुपए का आपका इतना लीटर दूध हुआ। किसान वो पर्ची लेके चला जाता है, एक हफ्ते में पेमेंट हो जाता है। तो मैंने पूछा क्या रेट है? कहता जी 30 से 35 रुपए किलो दूध मिल जाता है पनीर वाला, 3.5 से 4% फैट वाला, और 4.5 से 5 किलो तक में बन जाता है 1 किलो पनीर। तो 150 रुपए का दूध लगता है, कहीं ज्यादा महंगा मिलेगा वहां 200 रुपए का, 10-20 रुपए खर्चा मान लो तो 220 रुपए किलो में पनीर तैयार हो जाता है, 300-350 रुपया बिकता है। ये तो हो गया छोटे हलवाई की बात कर रहा हूं। जब, अच्छा, वो छोटा हलवाई जब दूध फाड़ता है तो जो पनीर का पानी निकलता है उसको फेंक देता है, नाली में बहा देता है, पर इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती है। इंडस्ट्री उस पानी में से सबसे पहले फैट निकालती है, घी बनाती है। वो जो पानी हलवाई जिसको फेंक देता है, इंडस्ट्री उसमें से पहले फैट एक्सट्रैक्ट करती है, फिर उस पानी में से वे प्रोटीन निकालती है, और उसके बाद उसमें से 36 किस्म के अमाइनो एसिड एक्सट्रैक्ट करती है। तो इंडस्ट्री को तो वो पनीर 100 रुपए से भी नीचे पड़ता है, क्योंकि उसने 36 अन्य बाई प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं उसी चीज से। अब सोशल मीडिया पे एक अभियान चलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में बिकने वाला 100% पनीर नकली है, 100% घी नकली है। क्यों?
अमेरिकन लॉबी का प्रोसेस चीज भारत को खिलाना है, इसलिए पहले भारत के घी को, भारत के पनीर को, भारत के दूध को, भारत की इनको कैडबरीज की चॉकलेट बेचनी है, इसलिए भारत की बर्फी को पहले नकली घोषित करो। इस चीज को सर फिर आपने आम कहा, आदमी समझ क्यों नहीं पाता? सर समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि ब्रांडिंग, पैकेजिंग यह एक ऐसी विधा है जिसमें मुख्य रूप से अमेरिकन अच्छा कंपनीज का एक मिनट, कब्जा है। जितने कांग्रेसी हैंडल्स हैं उन्हीं पे आपको ये प्रोपेगेंडा मिलेगा। मैंने बकायदा इसको स्टडी किया। वंदे भारत के खिलाफ जो अभियान चल रहा था वो सब कांग्रेसी हैंडलों से चल रहा था। टोल टैक्स के खिलाफ जो अभियान चलता है वो, अभी एथेनॉल के खिलाफ जो अभियान चलता है वो, देसी घी, पनीर और दूध के खिलाफ जो अभियान चलता है वो, क्योंकि इनको अमेरिकन लॉबी का दूध, अमेरिकन लॉबी का घी, अमेरिकन लॉबी का पनीर इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए पहले अपने पनीर को नकली घोषित करो। जी सर आज तक कोविड से निकल आए ना, बच गए ना, आज तक उस वैक्सीन के खिलाफ कौन दुष्प्रचार कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। हाँ भारतीय वैक्सीन हाँ बताइए। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के खिलाफ कितनी भी कह रहे डेथ हो इससे रही है हार्ट बोला अटैक साहब, हो रहा है, लोग कोवैक्सीन के मर जा कारण रहे हो रही हैं। है। उस टाइम तुम मर जाते तो? हम्म कोरोना के टाइम का याद है लोगों को क्या हो रहा था? हाँ, क्यों उस तब समय? तो शमशान घाट में लाइव लाशें गिनी जा रही थी। हाँ, उस समय उस डेस्परेट सिचुएशन में वैक्सीन, एक बात बताइए, वैक्सीन लगने के बाद वही वैसी वेव दोबारा आई? नहीं आई, आई ही नहीं। दिसंबर में ओमिक्रॉन कोविड एक आया, खांसी सिंपल फ्लू बुखार बन के हुआ। रह गया। कोविड इज दीज डेज, कोविड इज अ सिंपल फ्लू। मैं क्या कह रहा हूँ सर, उस वैक्सीन के बाद चलो मैं कह रहा हूँ जिस बीमारी ने लोगों को 7 दिन 10 दिन के अंदर निपटा दिया, यदि वो किसी को छू कर निकली होगी तो कुछ नुकसान हो सकता है शरीर के अंदर, कर गई हो, नोबडी नोज। ठीक है, रिसर्च चल रही है, रिसर्चों में, मेडिकल रिसर्चों में और ज्यादा समय लगता है। दूसरा, वो कोई भी लाशें आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपको उनको तुरंत निपटाना था, तुरंत उन्हें जलाना था ताकि कोविड वैक्सीन, सॉरी, कोरोना का जो वो है वो फैलने ना पाए। तो आपके पास इस तरह की कोई बॉडी भी नहीं जिसपे आप बैठ के रिसर्च कर सकें कोरोना इसको मारा कैसे। ठीक है, अब आप लैब में करते रहिए एक्सपेरिमेंट, और कहीं एक्सपेरिमेंट हो रहा तो वहीं से निकला था तो दुनिया भर में फैल गया। तो पॉइंट इज, आपने समहाउ वैक्सीन बना ली, बचा लिया, लेकिन फाइजर मोडर्ना अमेरिकन वाले बेच नहीं पाए भारत में। इसकी आग बहुत लगी हुई है कि भाई साहब 200 करोड़ लोग को वैक्सीन लग गया और अमेरिका को पैसा नहीं मिला उसमें से। खाने की बात एक आप और कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, यूपीआई के खिलाफ भी ऐसा अभियान चला। अरे यूपीआई बंगलुरु के खिलाफ वाले क्यों नोच चल रहा रहे है हैं वो मैं अपना बताता हूँ क्यूआर सर। कोड। यूपीआई की, जी। हाँ, मैं भूल जाऊंगा इसलिए याद दिला दिया नहीं आपको। नहीं नहीं, एकदम ठीक है सर। बात थोड़ी लंबी जाएगी दर्शकों, थोड़ा सा आप लोगों कोई का बात नहीं। धैर्य चाहिए होगा। तो खाने के लिए आपने कहा, खाना, सर चॉकलेट्स, कैडबरीज, मैंने बताया भारतीय एडवर्टाइजमेंट कम जो पर ना पूरी रूप से अमेरिका का कब्जा है। भारत की 4 सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं जो भारत के सारे बड़े ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट हैंडल करती हैं। कौन ब्रांड बनेगा, कौन हीरो कहाँ जाएगा, किसको कौन सा ब्रांड मिलेगा, एफएमसीजी, सब पे अमेरिका की 4 कंपनीज हैं। ऑग्लिवी मैथर इंडिया, मैकन एरिक्सन इंडिया, लोवेल इंटास इंडिया, रेडिविशन वायनर इंडिया। भारत की कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी प्रॉपर है, बहुत सारी, पर मेजर काम इन्हीं के पास है। ये अमेरिकन कंपनी, भारत में कौन ब्रांड बनेगा वो ये डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे, आपने डेयरी की बात की, ज्ञान डेयरी है लखनऊ में, अच्छा काम करते हैं, 80,000 से ज्यादा घरों से कलेक्शन करते हैं। ठीक है, उन बेचारे को जब लखनऊ में अपने आप को ब्रांड बनाना पड़, कि उन्होंने क्या हुआ कि चलो हम थोड़ा सा अपना ब्रांड अप करते हैं, और बहुत शानदार काम करते हैं। सुबह वो 5 सबसे पहला अगर किसी का दूध डिलीवर होता है उनका डिलीवर होता है, तो वो बम्बई जाते हैं, इसी एजेंसी को पकड़ते हैं, कहते हैं कि भैया हमारे पास कुछ 1-2 करोड़ रुपया है, बताओ कैसे हम अपने लखनऊ में कैसे अपना ब्रांड बनाएंगे। तो करीना कपूर थमा दी जाती है कि ये आपके ब्रांड एम्बेसडर। जो भारत में कहीं आदमी किसी शहर में, छोटे शहर में पैसा कमा रहा है, अपने आप को ब्रांड बनाना चाहता है, उसको भी इन्हीं लोग के पास जाना पड़ता है। खैर, तो ये ब्रांड्स तय करते हैं, ये आर्टिकल्स भी ये ब्रांड्स लिखवाते हैं, किसको पुश करना है, किसको पॉजिटिव करना है, किसको नेगेटिव करना है। आप देखिए पूरी भारत में फार्मा का जो कार्य है वो आयुर्वेद को कमतर और वो बताने में लगा हुआ है, लगातार लगा हुआ है। ठीक है, यूपीआई से क्या नुकसान हुआ है सर?
यूपीआई से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है कि भारत के निचले तबके से कैश हट गया है, कैश नीचे वाले तबके से गायब हो गया है सर। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में आप किसी आदमी को दे दो 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, तो कहता भैया यूपीआई कर, वो सेफ है उसके लिए। आज वो कह रहे हैं कि अरे मैं धारक को 100 रुपया वचन देने का अदा करता हूं, तो नोट पे लिखा रहता था, यूपीआई में नहीं लिखा रहता। अरे महाराज, कोई भी करेंसी का जो सिस्टम होता है वो हमेशा डिवैल्यू होता जाता है करेंसी का इजी ट्रांजैक्शन के लिए। जितना सरल हो, जितना सुविधाजनक हो। अब सोना थोड़ी लेके कोई घूमता था, अगर तुमको वही चाहिए तो सोना लेके घूमो, सोने में ट्रेडिंग करो यार। समाज की भी एक जरूरत होती है कि कोई एक ऐसा सामान जिससे हमारी मनी की ट्रांजैक्शन इजी हो, और यूपीआई भारत सरकार द्वारा ही गारंटीड है। ठीक है, तो कोई भी करेंसी होगी ना, अभी 100 रुपए का नोट फट जाएगा तो कौन लेगा? कोई नहीं लेता, हो गए कागज। तो क्यों नहीं ले रहे भाई? वो उस पे भी तो सरकार ने लिख रखा है कि मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन अदा करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म हो गई। दैट्स इट। ठीक है, कमिंग बैक, यूपीआई के खिलाफ सर इसलिए क्योंकि यूपीआई अब अमेरिकन स्विफ्ट सिस्टम, अमेरिकन मास्टर कार्ड, अमेरिकन वीजा कार्ड, इन सब की कमर तोड़ दी है यूपीआई ने। बिल्कुल बिल्कुल। इनको बाईपास कर दिया है। ये जहां भी आप जाएंगे तो अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, 1.5-2% इनके चार्जेस होते हैं। यूपीआई के कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, और चार्जेस भी किससे लेते हैं? जिसके पास क्रेडिट कार्ड की मशीन पड़ी हुई है, जो रिटेल, जो दुकानदार है, उससे लेते हैं ये। ठीक है, तो वो कहता है मेरा 1.5% मुनाफा ले गए सब हर ट्रांजेक्शन में। तो वो मना करता, वो अब यूपीआई पे आ गया है। दूसरा सर, कोई कैश नहीं कैरी करना चाहता। कोई गरीब आदमी जा रहा है, शाम को लूट लिया जाता था जितना पैसा कमा के घर जाता था, तो वो भी अब खुश है। ठीक है, कार्ड का झंझट खत्म हो गया। लोग क्या करते थे कि कनपट्टी पे बंदूक लगा देते थे कि अच्छा डेबिट कार्ड लेके घूम रहे हो, चलो एटीएम पैसा निकाल के दो हमको वहां से। कार्ड का झंझट खत्म। कोई फोन ले जाएगा ना भाई, आदमी तुरंत अपना जो है बैंक बंद करा दिया। पिन नहीं पता है तो कैसे निकाल लोगे, और कहाँ ट्रांसफर कर लोगे? और जिसको ट्रांसफर करोगे, मान ली यूपीआई से किसी ने मेरी खोपड़ी में बंदूक लगा के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया, तो मुझे तो पता है चोर कौन है, किसके अकाउंट में गया है, उसका खाता सब पता चल जाएगा। सो पॉइंट इज कि नहीं आजकल सर, लोग एक तो और सबसे बड़ी बात सुनिए, अभी हम्म, मेरा लेटेस्ट अनुभव, लेटेस्ट 15 दिन का अनुभव सर बता रहा हूँ एक आपको। एक चीज बता रहा हूँ। जी। जो ये चल रहा था ना कांवर पे, आज की डेट में जनता होशियार है। जनता को पता है मुझे मुसलमानों के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी। जनता क्यूआर कोड खोलती है, कुछ लोग का नाम पता चल जाता है, मना कर देती है। सबसे जब मुसलमान को समस्या होती है ना सर, तब मीडिया को बहुत समस्या होती है। अरे मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है। भाई वो कस्टमर है, वो किससे लेना चाह रहा है, किससे नहीं लेना चाह रहा है, तुमसे क्या मतलब? कस्टमर सर गधा है क्या? यूपीआई ने एक और काम किया, अभी लेटेस्ट जो सेफ्टी मेजर्स आए हैं ना, उसमें उसको जरा सा डाउट होते ही 2000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन अलाउ ही नहीं करेगा। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई है और आप संकट में हैं, मुसीबत में हैं, सर फोन में कोई वो, क्यूआर स्कैन भेजता है और आप फोन से हाँ, ही इंटरनली स्कैन करते हैं, तो उसमें 2000 से ज्यादा आप नहीं भेज सकते। 2000 से ज्यादा पेमेंट ही नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें भी अब एक चीज और बताऊं आपको, इसमें और बढ़िया फीचर क्या आएगा। हम तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमारा फोन हमारी सारी बात सुनता है और वही ऐड हमको दिखाने लगता है। तो अगर कोई आदमी आपका लूट रहा होगा तो फोनवा उसकी बात सुन रहा होगा, क्या है इधर लुटेरे लग गए हैं पीछे, तो वो यूपीआई को भी तो बताएगा कि है यार इस आदमी को लूटा जा रहा है। सर एआई का जब प्रयोग होगा इन टेक्नोलॉजीज के साथ, अभी तो एआई अपने शैशव काल में है, तो देखिए ना कहां जाएगा। सर मेन बात है, तो मनी की ट्रेड दे एक रहा है मिनट, यूपीआई। ये कांग्रेसी हैंडल यूपीआई का विरोध कर रहे हैं। मुसलमान को तकलीफ हो रही है ना सर। जनता, जो मुसलमान को बताना पड़ रहा है कि मेरी कितनी कमाई हो रही है और मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। कर्नाटक में क्या हुआ? यूपीआई स्कैनर से पता चल रहा है एक एक आदमी सड़क पे बैठ के 20-20 लाख, 40-40 लाख रुपए कमा रहा है और टैक्स नहीं दे रहा है, तो सरकार पूछेगी नहीं कि भाई जो धंधा कर रहे हो इसमें तुम्हारा टैक्स कंपोनेंट कहाँ है, जीएसटी कंपोनेंट कहाँ है? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ सर। मैं आरटीआई डालूंगा कि भाई साहब, मुसलमानों का कितना योगदान है टैक्स में भारत में, जीएसटी में, और यह मतलब इन मुसलमानों का कैसे पैन नंबर होगा, उसमें इनका नाम होगा, या कंपनी होगी उसमें
किसी आदमी का डायरेक्टर होगा, उसका नाम होगा, इनके नामों का एक एआई बना के अलग से कि इनके अरबी नामों के कितनी कंपनीज हैं, कितने इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है, कितने सेविंग्स अकाउंट है, उसमें कितने का बिजनेस हो रहा है, कितना टैक्स दे रहा है, मुझे जानना है। ये सर इनका अंधा कुआं चल रहा है, ब्लैक होल में पैसा घुस जाता है ना जकात नाम, तो ये बाहर निकलता नहीं है, फिर वो इस्लामिक तंत्र में घूमता रहता है। ऐसे ही थोड़ी आप बताते हैं कि जालंधर में कपड़ों की दुकान जो है सस्ते में, पूरे कपड़ों की दुकान खरीद के पूरे मार्केट को तबाह कर दिया सस्ते में कपड़ा बेच के। ये सब पैसा इधर ही से जाता है। और मुझे जानना है कि भारत सरकार को कितना टैक्स देते हैं। सर इनके यहाँ लिखा हुआ है कि काफिर के लिए एक पैसा नहीं जाना चाहिए तुम्हारे पास। ये लुलु मॉल ही जाएंगे सर, पहले से नहीं जाएंगे, ये लुलु में ही दिखेंगे, क्योंकि उसका मालिक जो है केरल का मुस्लिम है, तो वहां पैसा खर्चा करेंगे। लुलु चले जाइए संडे को सर, आपका माथा खराब हो जाएगा। मेरा भांजा, मैं भांजे को लेके गया था, कह रहा मामा ये अमीनाबाद लग रहा है आपको। ये हाल है। यूपीआई से सर ना मुसलमान को बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि या तो हिंदू जनता उसको पैसा देने से मना कर रही है कहीं कहीं पर, या अगर पैसा आ रहा है तो वो अकाउंटेबल हो रहा है, उसको टैक्स देना पड़ रहा है। इन दो चीजों से मुसलमान को बहुत तकलीफ है, इसलिए कांग्रेसियों को बहुत तकलीफ है, इसलिए मीडिया को बहुत तकलीफ है। क्योंकि मीडिया, कांग्रेस, मुसलमान सब एक थैली के हैं। यह कारण है इनका। वंदे भारत से क्या दिक्कत है? वंदे भारत मिडिल क्लास के लिए शानदार ऑप्शन है। वंदे भारत का जो डिस्टेंस है, आज यहाँ से हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, दिल्ली जाना हो, 6-7 घंटे में आदमी आराम से बैठ के जा रहा है, ठीक है। उसका सारा लोड जो लंबी चलने वाली ट्रेनें थी उन पर से हट गया। किसी को अवेलेबल होना हो, आप ही बताते थे ना कि शानदार बसें चल रही है वॉल्वो वाली, उसमें जाए। अब तो मैं पहले बीच में सिर्फ वॉल्वो बस चलता था, अब ये क्या कि वंदे भारत मिल रही, तेजस मिल रही है, उसमें चले जाओ। तो भाई लोड, जो भारत का ट्रैवल का लोड है उसको बाइफरकेट करेगा ना। तो वंदे भारत 6 से 8 घंटे की दूरी पर इतनी चल रही है, तो वह क्या कर रही है, वो कम जगह में ज्यादा लोगों को लेकर जा रही है। लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा, किसी वो क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि रेलवे में जब तक अफरा तफरी और ये मारा मारी नहीं होती, तब तक ब्लैकियों को कहाँ मौका मिलता। कांग्रेसी बिना ब्लैक किए टिकट किए रह नहीं सकते, तब तो ब्लैक टिकट करने का मौका ही नहीं मिल रहा। आईआरसीटी शानदार चल रही है। कहने का ऐप मतलब है भारत में होने वाले हर विकास का विरोध करना है, हर नई टेक्नोलॉजी का विरोध करना है। जहां भारत दुनिया से compete कर रहा है उनको डिफीट कर रहा है, जहां भारत आगे बढ़ रहा है, भारत तरक्की कर रहा है। अच्छा, एक नया जुमला चला है, विश्व गुरु का मजाक उड़ाया जाता है कांग्रेसियों द्वारा। भारत विश्व गुरु था, इस कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाया जाता है। हम्म, सर ये इसलिए नहीं कि नहीं नहीं भारत कैसे विश्व गुरु हो सकता है, अकबर सर महान था मैं ना, अकबर इसमें था ना मैं महान। तो एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा सर। कांग्रेसी किस कांग्रेसियों का मालिक कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी? हम्म या इस पूरे इंडिया अलायंस के तंत्र का मालिक कौन है? वेस्टर्न पावर्स का यहाँ पर कठपुतली कौन है? यही दोनों है ना, यही तीनों है ना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये तीनों क्रिश्चियंस हैं, इसमें हम लोग को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। कल राखी पर भी इन लोग का कोई फोटो नहीं है, फोटो है तो पुराना वायनाड की जीत पर मिठाई खिला रहे थे भाई बहन एक दूसरे को, वो फोटो डाल दिया। कभी राखी वाखी से कोई मतलब रहा नहीं इन लोग का, ठीक है। यह क्रिश्चियन भारत मजबूत होगा सर तो हिंदू मजबूत होगा ना। और हिंदू सभ्यता खटकती है ईसाइयों की आंखों में, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे डेमोक्रेट हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। चर्च वाले, यूरोप वाले, सबके आंख में खटकता है कि अरे हिंदू कैसे उठ रहा है। तो इसलिए भी बहुत, ये अगर हम इस नजरिए से भी यह देखेंगे, विशुद्ध ये जो एक मजहब जो दुनिया में चला वो दूसरी सभ्यताओं को समाप्त करने, और 2000 साल में कितनी सभ्यताओं को निपटा दिया और हिंदू सभ्यता आज खड़ी है, उस नजरिए से देखेंगे तो आपको और दिखेगा कि यह इतनी पैनी नजर इनकी क्यों है भारत की ग्रोथ पर। और हर भारतीय चीज जब भी, जैसे ही भारत बढ़ता है, हिंदू बढ़ता है, हिंदू को ताकत मिलती है, इनके हर चीज से तकलीफ होने लगती है। तो जितने नाम आपने बनाए कि वंदे भारत पे, यूपीआई पे, या भारतीय खान पान पर, जो हमारी संस्कार के खान पान है, उन पर, हर चीज पर हमला क्यों है? मतलब मुसलमान से ज्यादा ना हिंदू धर्म से नफरत क्रिश्चियन करता है। मुसलमान मुसलमान के मुंह से क्या बयान निकला होगा पता नहीं, लेकिन उदयनिधि स्टालिन बोलता है कि सनातन को जलाकर राख कर दूंगा टाइप्स जो डायलॉग देता है।
घटिया बयान जो होते हैं ना सनातन धर्म के, प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी को लगता है ये हिंदू दलित हैं? आई डोंट थिंक सो। सब जी कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। सोनिया की कोटरी में कोई भी ऐसा नहीं जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन न हो। इस नजरिए से देखेंगे तो राजनीति भूल जी। के आप देखेंगे कि भारत पर यह हमला क्यों हो रहा है। जी सर। सुदीप भाई, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, मुझे अगले वीडियो के लिए जी जाना है, मेरे गेस्ट वेट कर रहे हैं। सर, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दर्शकों बहुत से बहुत सिर्फ एक निवेदन है, शत्रु बोध पैदा कीजिए, शत्रु को पहचानिए। भारत का शत्रु कौन है, आपका शत्रु कौन है, हिंदुत्व का, सनातन का शत्रु कौन है, और कौन लोग भारत को नीचे खींचना चाहते हैं, कौन लोग भारत के विकास से, भारत की तरक्की से जल रहे हैं, बस एक आखिरी पहचानिए। बात सर, आपकी जी बात में जोड़ना चाह रहा हूँ, शत्रुबोध के अलावा आपका स्वयं का क्या है उसको प्रोटेक्ट करना भी जानिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।